नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। शीर्ष अदालत ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी, तुरंत रिहा करने का दिया आदेश। घर जाने की अर्जी को किया खारिज। नैब के वारंट को लेकर हाईकोर्ट जाने का दिया निर्देश। यूक्रेनी सेना का पूर्वी शहर बाखमुत में रूसी सेना को 2 किलोमीटर पीछे धकेलने का दावा। वैगनर प्रमुख ने भी माना यूक्रेन ने हासिल की कुछ सफलताएं। रूस का दावा, मोर्चे पर डटे हुए हैं उसके सैनिक। ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो की जल्द आपूर्ति करेगा शुरू। काला सागर अनाज समझौते पर तुर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के बीच इस्तांबुल में हुई बैठक में दिखी प्रगति। सभी पक्षों के बीच समझौते पर चौतरफा तकनीकी बैठकें जारी रखने पर बनी सहमति। क्रेमलिन ने कहा, समझौते पर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से कर सकते हैं बात। इजराइल और फलस्तीन के बीच गहराता जा रहा है तनाव। दोनों तरफ से पिछले 3 दिन से हमला जारी। अब तक 27 फिलिस्तीनियों की मौत। हवाई हमले में मारा गया इस्लामिक जिहाद का टॉप मिसाइल कमांडर। गजा की ओर से दागे गए सैकड़ों मिसाइल। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सूडान में नहीं थम रहा युद्धरत पक्षों के बीच संघर्ष। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का सूडान पर विशेष सत्र। मानवाधिकार प्रमुख ने अफ्रीका के प्रभावी देशों से सूडान संकट का समाधान निकालने का किया आग्रह। अमेरिका, ब्रिटेन समेत दूसरे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की घोर निंदा की। और सबसे पहले खबर एशिया महाद्वीप से। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए कहा कि पूर्व पीएम के साथ न्याय नहीं हुआ। जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई वो न्यायालय की अवमानना जैसा मामला भी बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कल यानी शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए और अब उन्हें पुलिस गेस्ट हाउस में रखा गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश सुनाया, लेकिन घर जाने की अर्जी खारिज कर दी है और न्यायिक निगरानी में पुलिस लाइन भेजने का निर्देश दिया है। इस दौरान इमरान खान से सिर्फ 10 लोगों को मिलने की इजाजत होगी। इसके अलावा प्रधान न्यायाधीश ने इमरान खान से एनएबी के गिरफ्तारी वारंट जारी करने को लेकर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अर्जी देने का भी निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले को उन्हें स्वीकार करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि वो चाहते हैं कि इमरान खान अपनी गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों और तोड़फोड़ की निंदा करें। इस पर इमरान खान ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसक घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें पीटा गया और उन पर डंडे बरसाए गए। इससे पहले दोपहर को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था को इमरान खान को 1 घंटे के भीतर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। फैसले के बाद इमरान के समर्थकों में खुशी देखी गई। इमरान खान के गिरफ्तारी को कलअदम देने से कौम में एक दोबारा से उम्मीद जाग चुकी है। कौम इस फैसले का खैर मकदम करती है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के एक दिन बाद राजधानी इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ के निशान
हर तरफ दिखाई दिए। मंगलवार को भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी द्वारा खान की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे सरकार को कानून व्यवस्था बहाल करने में मदद के लिए सेना बुलानी पड़ी। गुरुवार को भी तनाव साफ दिखाई दिया। हर तरफ अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी गश्त करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से 2 में मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित हैं और स्कूल और कार्यालय बंद हैं। जो कुछ भी तोड़ फोड़ हुई है हमारे मुल्क के अंदर, उसका नुकसान किसका है? वो हमारा है, हमारे मुल्क का है। उसको उस नुकसान को कैसे पूरा किया जाएगा? वो हमारे ऊपर ही टैक्स लगा के उस नुकसान को पूरा करेंगे। पहले ही गरीब जो है वो दलदल में फंसा हुआ है, ठीक है, अब गरीब के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो लिहाजा इसका यही हल हो सकता है कि आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के साथ बात करें और गरीबों को कोई ऐसा रोजगार का मौका दें ताकि गरीब तो ना अपनी इस चक्की में पीसा जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने पीटीआई के केंद्रीय नेतृत्व को भी गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई ने कहा है कि गुरुवार की सुबह इस्लामाबाद की पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है। फवाद चौधरी और असद उमर को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था। वहीं पंजाब पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी संस्थानों पर हमले, तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी में कथित रूप से शामिल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या अब 2217 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब ने इमरान खान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद धमकी के अंदाज में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान को रिहा किया तो मुल्क को कौन बचाएगा। उनकी गिरफ्तारी कानून के दायरे में की गई है। इमरान खान के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे में अगर इमरान खान को रिहा किया जाता है तो देश जल जाएगा। इससे पहले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई को सलाह दी कि वो मामले को और खराब न करे और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने का आह्वान करें। और वहीं इजराइल और फलस्तीन के बीच हिंसा और तनाव का दौर जारी है। गुरुवार को भी इजरायली सेना का हवाई हमला जारी रहा। हमले में एक इमारत को निशाना बनाया गया जिसमें फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स का प्रमुख मारा गया। फलस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार सुबह से अब तक गाजा में 27 लोग मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 5 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने नागरिकों की हत्याओं को अस्वीकार्य बताया है और इसे तत्काल रोकने का आह्वान किया है। मध्य एशिया पिछले कई दिनों से सुलग रहा है। इजराइल की सेना ने गाजा में अभियान छेड़ रखा है। गुरुवार को इजरायली सेना का हवाई हमला जारी रहा। हमले में एक इमारत को निशाना बनाया गया जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के प्रमुख को मार गिराया। बताया जा रहा है कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमला उस वक्त शुरू किया जब गाजा की तरफ से इजराइल के ऊपर 100 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए। इसके अलावा गाजा की ओर से करीब 10 मोर्टार भी दागे गए। इन रॉकेट हमलों में भले ही कोई हताहत नहीं हुआ हो, लेकिन पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल रहा। सायरन खतरे से आगाह करते रहे। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेट्स को हवा में ही ध्वस्त करने का दावा किया है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार सुबह से गाजा में 27 लोग मारे गए हैं। इसमें कम से कम 5 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। दक्षिणी शहर खान यूनुस में हुए हमले में 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में 76 लोग घायल भी हुए हैं। मरने वालों में कम से कम 10 नागरिक भी हैं। हम सो रहे थे, हमने गोलीबारी की आवाज सुनी, एक तेज आवाज। मेरे पिता ने मुझे अंदर रहने के लिए कहा और जो हुआ उसका निरीक्षण करने के लिए गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने नागरिकों की हत्याओं को अस्वीकार्य बताया है और इसे तत्काल रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया है। इजराइल द्वारा इस्लामिक जिहाद नेताओं और अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादियों को हवाई हमलों से निशाना बनाने के बाद गुरुवार को लगातार तीसरे दिन गाजा में व्यवसाय और स्कूल बंद रहे। इजरायली हमलों के गाजा में माल, ईंधन और मानवीय सहायता के प्रवेश में बाधा आ रही है और इससे उन मरीजों को भी बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है जिन्हें इजराइल और वेस्ट बैंक के अस्पतालों में इलाज की आवश्यकता है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों को उनके घरों में निशाना बनाने से गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के बीच भय और चिंता का माहौल है।
लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। चिंता का समय है। लोग सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ हैं और बमबारी की चिंता और जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर के कारण हम रात में सो नहीं सकते हैं। लोगों के पास कोई सुराग नहीं है और वे नहीं जानते कि आगे क्या होगा। मिस्र की सरकार ने दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम की मध्यस्थता की कोशिश की है, लेकिन युद्ध विराम के प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे हैं। इजरायल ने पुष्टि की है कि मिस्र संघर्ष विराम की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कहना है कि ताजा स्थिति के आकलन के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। दूसरी ओर इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट हमले जारी रखने की बात कही है। जापान दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में बढ़ते निवेश के अवसर के थीम पर आयोजित निवेशकों और व्यापारिक समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और अमृतकाल में भारत के विकास को लेकर पेश किए गए केंद्रीय बजट को 2047 तक विकसित देश बनाने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि महामारी के बाद से सरकार के कदमों ने सतत विकास के लिए देश के लिए मजबूत नींव रखी है। ऑस्ट्रेलिया और चीन की कोशिश है कि दोनों देशों के राजनयिक संबंध स्थिर हो जाएं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री अपने चीनी समकक्ष के साथ बैठकों से पहले बीजिंग पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फेरेल ने कहा कि क्षेत्र में शांति हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं।
और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। रूस यूक्रेन जंग में बाखमुत पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेनी सेना का रूसी ब्रिगेड को पीछे धकेलने का दावा है, तो वहीं रूसी सेना ने बाखमुत में तेजी से आगे बढ़ने की बात कही है। और इस सबके बीच ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने जा रहा है, जिससे यूक्रेनी सेना को रूसी सेना को निशाना बनाने में मदद मिलेगी। यूक्रेन के पूर्वी शहर बाखमुत में कब्जे को लेकर दोनों पक्षों के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच यूक्रेनी सेना के एक अधिकारी ने बाखमुत के पास एक रूसी ब्रिगेड को पीछे धकेलने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी कर दिखाने की कोशिश की कि उनकी सेना रूस को कैसे पीछे खदेड़ रही है। यूक्रेनी सेना की ओर से रूसी सेना को करीब 2 किलोमीटर पीछे हटने को मजबूर करने का दावा किया गया। हालांकि यूक्रेन की ओर से अधिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उनके दावों की रूस से समर्थित समूह वैगनर के प्रमुख का वो बयान पुष्टि करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाखमुत में रूसी ब्रिगेड को अपने ठिकाने से हटना पड़ा है। जवाबी हमला जोरों पर है और अफसोस की बात है कि वे कुछ जगहों पर सफल भी हो रहे हैं। उधर दूसरी ओर रूस ने भी दावा किया है कि उसकी सेना बाखमुत में तेजी से आगे बढ़ रही है। सैनिकों ने बखमुत के पश्चिमी भाग में अपना आक्रमण जारी रखा है। रूसी वायुसेना का उन्हें समर्थन मिल रहा है। यूक्रेन की सशस्त्र बलों की इकाइयों की घेराबंदी तंग कर दी गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने कहा कि कीव को अभी भी वादा की गई पश्चिमी सहायता की आवश्यकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जो सैन्य सुविधाएं उनके पास मौजूद हैं, उसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है और इसमें सफलता भी मिलेगी, लेकिन इसमें बहुत से लोगों को खोना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा इंतजार जरूरी है। इस बीच ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति शुरू करने जा रहा है। लंबी दूरी की मिसाइल देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। इससे यूक्रेनी सेना को रूसी सेना को निशाना बनाने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री बेन वालेस ने संसद को बताया कि ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल देने जा रहा है। आज मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि यूके यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दान कर रहा है। स्टॉर्म शैडो एक लंबी दूरी की पारंपरिक सटीक स्ट्राइक क्षमता वाली मिसाइल है। इस बीच क्रेमलिन ने जब्त की गई रूसी संपत्तियों को यूक्रेन भेजने के अमेरिका के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अवैध बताया है। साथ ही अमेरिका पर इसके उल्टे पड़ने की भी चेतावनी जारी की है। बुधवार को अमेरिका ने एक रूसी व्यवसायी की जब्त की गई लाखों डॉलर की संपत्ति को यूक्रेन में उपयोग के लिए भेजने का फैसला किया है। बेशक ये उसी के लिए नुकसानदेह है जिससे ये पैसा अवैध रूप से लिया गया था, चोरी किया गया था। ये सीधा नुकसान है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, इस तरह के फैसलों ने उन्हें बूमेरंग की तरह मारा है। इस बीच जापान के वित्त मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन के आसपास के देशों को युद्धग्रस्त देश के शरणार्थियों को स्वीकार करने में मदद करने के लिए जापान $1 बिलियन जुटाने की योजना का अनावरण करेगा। ये सहायता जापान के सरकारी बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से प्रदान की जाएगी। बैंक आमतौर पर उधार, गारंटी और इक्विटी निवेश के रूप में सहायता प्रदान करता है। फंड का उपयोग उन देशों में जापानी फर्मों द्वारा निवेश की सुविधा के लिए किया जाएगा। इस बीच जापोरिजिया समेत दूसरे शहरों को रूसी मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है, जिसमें एक के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। और यूक्रेन सहित विभिन्न देशों में चल रहे सशस्त्र संघर्षों और प्राकृतिक आपदा के कारण दुनिया भर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। नॉर्वे स्थित रिफ्यूजी काउंसिल के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की निगरानी केंद्र के अनुसार
पिछले साल दुनिया के विभिन्न देशों में आंतरिक रूप से पलायन करने वाले लोगों की संख्या 71.1 मिलियन थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 के अंत में यूक्रेन में 5.9 मिलियन लोगों को अपने देश के भीतर विस्थापित होना पड़ा। इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार 2021 की तुलना में पिछले साल सशस्त्र संघर्ष के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या में 17% की वृद्धि देखी गई। और अब खबर अफ्रीकी महाद्वीप से। गृहयुद्ध का दंश झेल रहे सूडान में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और दिनों दिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संबंधित पक्षों से सूडान में तत्काल संघर्ष विराम करने का आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लड़ाई में अब तक 600 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूडान में चल रहा गृहयुद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुवार की सुबह राजधानी खार्तूम के हल्फाया में युद्धरत पक्षों के बीच संघर्ष देखने को मिला। हल्फाया खार्तूम का प्रवेश द्वार माना जाता है। गुरुवार की सुबह निवासियों ने खार्तूम और आसपास के शहरों बहरी और ओमडुरमैन के ऊपर युद्धक विमानों को चक्कर लगाते देखा। हालांकि बुधवार की तुलना में लड़ाई थोड़ी कम भीषण दिखी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका में प्रभाव वाले देशों से सूडान में संघर्ष को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रौंद रहे हैं। मानवाधिकार परिषद ने सूडान के लोगों के अधिकारों और जीवन के लिए अपनी तत्काल चिंता व्यक्त करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजन किया। मैं क्षेत्र के प्रभाव वाले सभी देशों से आग्रह करता हूं कि वो हर संभव तरीके से इस संकट के समाधान का प्रयास करें। मैं इस प्रचंड हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं जिसमें दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को रौंद डाला है। ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों ने सूडान के युद्धरत पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन और हिंसा के दौर को जारी रखने की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र के एक आपातकालीन सत्र में अधिक जांच और जवाबदेही की मांग की। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और नॉर्वे सूडान पर एक प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं। वहीं सूडान के प्रतिनिधि ने कहा कि वहां जो कुछ हो रहा है वो सूडान का आंतरिक मामला है। सूडान में हिंसा के दौर को रोकने के लिए हमें अपने सामूहिक प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। भयानक घटनाओं के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। सूडान में जो कुछ हो रहा है वो वहाँ का आंतरिक मामला है। आरएसएफ जो कर रही है उसका जवाब देना सेना की जिम्मेदारी है। इस बीच गुरुवार को सेना ने चेतावनी दी कि वो मोटरसाइकिलों का उपयोग करते हुए सादे कपड़ों में आरएसएफ लड़ाकों को निशाना बनाएगी और राजधानी के आम निवासियों को वाहनों का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक लड़ाई में अब तक 600 से अधिक लोग मारे गए हैं और 5000 से ज्यादा घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी दारफूर क्षेत्र में कम से कम 450 लोगों की मौत हुई है। हिंसा के कारण देश छोड़कर भागने वालों का सिलसिला जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक देश के भीतर 7 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं 1.5 लाख से अधिक लोग पड़ोसी देशों में भाग गए हैं। आंकड़ों के अनुसार लड़ाई शुरू होने से पहले 3.7 मिलियन लोग पहले ही आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके थे। मैं खार्तूम में रहता हूं और मैंने 16 दिन पहले अपना शहर छोड़ दिया था और मैं पोर्ट सूडान में विस्थापित हो गया हूं। हम अपने बच्चों के साथ गोल्डन ड्रीम हॉल में रह रहे हैं। मुझ पर 10 बच्चों की जिम्मेदारी है। जिद्दा वार्ता युद्ध विराम पर सहमति और मानवीय सहायता के लिए सुरक्षित पहुंच की गारंटी पर केंद्रित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार संघर्ष के कारण सूडान में खाद्य असुरक्षा रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ने का खतरा है, जिससे 19 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। और खबर दुनिया में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। किसी भी संस्कृति के संरक्षण का मूल उसकी भाषा और अभिव्यक्ति में होती है और उपनिवेशीवादी मानसिकता की कोशिश संसाधनों की लूट के साथ ही सांस्कृतिक मूल्यों का विस्थापन भी होता है। विश्व संस्कृति में आज हम आपको दिखाते हैं उपनिवेशवाद, विस्तारवाद और रंगभेद के शिकार दम तोड़ती एक भाषा की कहानी। 90 साल की कैटरीना इसाओ एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो दक्षिण अफ्रीका की दम तोड़ चुकी भाषा नोऊ को समझ और बोल सकती हैं। नोऊ दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों की एक प्राचीन भाषा है। हालांकि कैटरीना बहुत पहले ही इस भाषा को छोड़ चुकी थीं। इसका कारण उनकी मातृभाषा का मजाक उड़ाया जाना था। नोऊ को भद्दी भाषा बताकर इसे रोकने की कोशिश की गई। हालांकि 1990 के दशक में इस भाषा को पुनर्जीवित करने का फिर से प्रयास किया गया। उस समय 20 ऐसे लोग सामने आए जो उपनिवेशवाद और रंगभेद की शिकार हो चुकी इस भाषा को धारा प्रवाह बोल सकते थे। उनमें कैटरीना इसाओ एक थीं। लेकिन अब वो मात्र एक जिंदा बची हैं जो इस भाषा को बोल सकती हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमारी भाषा को लेकर अपमानित किया जाता था। हमें शर्म आती थी और हमने अपनी भाषा बोलनी बंद कर दी। इसके बाद घर पर भी हम दूसरी अफ्रीकी भाषा बोलने लगे। उपनिवेशवाद और रंगभेद के जमाने में नोऊ बोलने पर सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाया जाता था बल्कि बोलने वाले से मारपीट भी की जाती थी। इसाओ को आज भी एक बुजुर्ग की कहानी याद है जब इस भाषा को बोलने पर उन्हें सख्त सजा दी गई थी और कहा गया कि इसे फिर कभी नहीं बोलना। जब अपनी मातृभाषा को बोलने पर ऐसी सजा मिलने लगे तो कौन इसे आगे जारी रख सकता है। उन्होंने खुद दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अल्पसंख्यक शासकों द्वारा प्रचारित भाषा को अपना लिया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी मातृभाषा को बचाने की एक छोटी कोशिश भी की। इसे अगले पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 2005 में अपिंगटन में एक स्कूल भी स्थापित किया। कैटरीना ने यहाँ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन दुनिया से मिट जाने वाली नोऊ भाषा के इस अनोखे स्कूल पर कोरोना की नजर लग गई। लॉकडाउन के दौरान स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और अब ये वीरान पड़ा है। मैं इस भाषा को बचाना चाहती हूँ, लेकिन हमें पता था कि दादी के जाने के साथ ही ये भाषा भी खत्म हो जाएगी। नू कई शिकारी समूहों में से एक द्वारा बोली जाती थी जो यूरोपीय उपनिवेशवादियों के आगमन से पहले दक्षिण अफ्रीका में आबाद थे। इन स्वदेशी लोगों द्वारा दर्जनों ऐसी भाषाएं बोली जाती थीं जिनमें से कई अब विलुप्त हो चुकी हैं। कैटरीना इसाओ की 2 बहनें हैं लेकिन उन्हें नोऊ नहीं बोलने आती है। वो किसी ऐसे को भी नहीं जानती हैं जिन्हें भाषा के कुछ शब्द और वाक्यांश सिखाए जा सकें। भाषाविद लोराटो मोकवेना का मानना है कि किसी एक भाषा की क्षति सांस्कृतिक और इतिहास का नुकसान होता है। एक भाषा के खो जाने के बाद एक समाज की पहचान खत्म हो जाती है क्योंकि लोगों का उसी भाषा से घनिष्ठ संबंध होता है और ये बताती है कि वो कौन है। केप टाउन विश्वविद्यालय में हाल ही में एक समारोह में इसाओ द्वारा नोऊ भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के बाद उन्होंने कहा कि मुझे अपनी भाषा से बेहद प्यार है। मैं नहीं चाहती कि ये विलुप्त हो जाए। मैं चाहती हूँ कि दूसरी भाषाओं की तरह ये भी हमेशा जिंदा रहे। भाषा में केवल अभिव्यक्ति नहीं, संस्कृति भी बसती है। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।